और ये मेरे पास आ गया कितना, ये मेरे पास आ गया 8 इंटू 10⁶। कहाँ है भैया, कहीं नहीं है। अब क्या करें, ये सिचुएशन आएगी जेई में कि आपने ऑप्शन निकाला और चारों में से कहीं पर भी मैच ही नहीं हो रहा है, क्या करें। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं इसके, या तो आपने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 4 मासेस हैं ऐसे स्क्वायर के साइड्स पे रखे हुए हैं और हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द स्पीड। तो मैंने बोला कि भैया फ्रिक्शन कैसे निकालूं, उसके लिए तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, या तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज कर दो, लेंथ ऑफ वायर चेंज कर दो, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज कर दो। मजे की बात है कि हमारा वीडियो किस पर है, ग्रेविटी और इलास्टिसिटी पर, दोनों में से दोनों ही चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग 900 सवाल के सेशन में इलास्टिसिटी और ग्रेविटेशन इन दो चैप्टर्स के वो 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिवीजन में आपको करने ही चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपको पता चल रहा है कि भाई साहब द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्टर है, तो और ये क्यों है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है वो हाइट पर तो होता है कितना, gm/r+h का होल स्क्वायर, और डेप्थ पर होता है कितना, g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 - d/r। हाँ जी सर, आप वो तो भूल ही गए, कौन सा, वो जो g डैश इक्वल्स टू 1 - 2h/r होता था बेटा, वो सिर्फ स्मॉल वेरिएशंस के लिए होता है। तो हमें ये मालूम पड़ा कि डेप्थ पर g डैश जो होता है वो होता है g इंटू 1 - d/r, है ना, फॉर डेप्थ। और जो g डैश हाइट पर होता है वो होता है gm/r+h का होल स्क्वायर। इसका मतलब शुरुआत में तो लीनियर वेरिएशन है, मैक्सिमम ग्रेविटी कहां पर होती है, सरफेस पर होती है, और उसके बाद में वेरिएशन जो है वो ऐसा हाइपरबोलिक है और इन्फिनिट पर जाकर जीरो होगा। तो कौन सा वेरिएशन दिख रहा है हमें, यस सी पार्ट, है ना। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी सोच सकते हैं कि अंदर की तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू आएगी वो ऐसे सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पार्ट को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि वो आएगी gmx/r³ फॉर एनी डेप्थ वेयर x इज लेस देन r। और यहीं पर हम लोग बोल सकते हैं कि g इक्वल्स टू gm/r² या फिर x², अरे x² वेयर x इज ग्रेटर देन r। तो ये भी अगर देखेंगे तो आपको तो इनिशियल लीनियर फंक्शन दिखेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखेगा, और x इक्वल्स टू r के बाद में डिक्रीजिंग फंक्शन दिखेगा, हाइपरबोलिक दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिप है, ऑर्बिट कर रही है अराउंड अ प्लेनेट 20 किलोमीटर की हाइट पर, यानी कि एक प्लेनेट है, मान लिया ऐसा कोई प्लेनेट है, इसका मास m है, और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर भैया, ये तो r है रेडियस, ये h है, तो मैंने बोल दिया कि जो टोटल दूरी है वो है स्मॉल r इक्वल्स टू r+h। इस दूरी पर एक स्पेसशिप है यहाँ पर ऐसी, और ये ऐसे घूमे जा रही है ना, ऐसे किसी ऑर्बिट में, डिंग 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 डिंग, इस ऑर्बिट में घूम रही है। अब क्या किया जाए, अब इस ऑर्बिट में घूमने पर हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 24 आवर्स। भाई साहब 24 घंटे में कितने रिवॉल्यूशंस होने वाले वो निकाल दो। क्या किया जाए भैया, एक तरीका तो ये कि उसका टाइम पीरियड निकाल दो, टाइम पीरियड निकाल के देख लो कि अगर एक चक्कर में कितने रिवॉल्यूशंस होने हैं और ऐसे 24 आवर्स में कितने हो सकते हैं। या फिर जो बेसिक सी चीज हम लोग देखते हैं कि टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टी निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि भैया मुझे पता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है r³ के, केपलर अंकल ने बताया था, और केपलर अंकल ने साथ में ये भी बताया था कि जो प्रोपोर्शनलिटी होता है उसकी वैल्यू होती है 4π² × r। r कौन सा, सेंटर से दूरी है ना, 4 से निकलता ही है, तो ये आ जाएगा मेरे पास r³। इस केस में t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी मेरे पास 2π√r³/gm। हाँ भैया, और अगर t आ गया, ये कुछ भी आ सकता है, ये आ सकता है मेरे पास 5 मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसमें मुझे देखना है कि कितने मल्टीप्लाई करने पर 24 आवर्स आएगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा 24 आवर्स डिवाइडेड बाय ये टाइम। अच्छा, टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे यूनिट्स ले रहे हैं, तो मुझे ऊपर वाले को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 24 × 60 मिनट्स में × 60 सेकंड्स में डिवाइडेड बाय 2π√r³। बेटा r क्या लिखोगे, r होता है r+h, r+h कितना, खुद हाइट है 20 किलोमीटर, यानी कि 2 × 10⁴ मीटर, ध्यान देना मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, और रेडियस ऑफ प्लेनेट दिया हुआ है 2 × 10⁶। चलिए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे इसे मैं लिख सकता हूं क्या, इसे मैं लिख सकता हूं 200 × 10⁴। हाँ ना बोल भाई, 200 और 2 कितना हो जाएगा, 202। तो यहां पर जो मेरे पास स्मॉल r की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 202 × 10⁴, या फिर आप और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 2.02 × 10⁶। ये आ रहा है मेरे पास h की वैल्यू।
आर की वैल्यू। इसका मतलब आर क्यूब की वैल्यू यहाँ लिखूंगा मैं कितनी 2.02 इंटू 10⁻6। ये आ गया मेरे पास आर, इसका क्यूब, क्यूब मतलब इसमें ब्रैकेट लगा के पावर लगा दो 3, हाँ जी, डिवाइडेड बाय जी है। अब ये जी कितना है, जी की वैल्यू है मेरे पास 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास। बोलो भैया मास कितना है, ये बढ़ते ही जा रहा है, देखो कैलकुलेशन। मास है मेरे पास 8 इंटू 10⁻22। ये पाप कराया था आपसे जेई ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पूरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई सिंपल सिंपल वैल्यू नहीं दिख रही मुझे ये सोच सकता हूं मैं कि दिस इज नियरली 3, कैंसिल करने पर यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 8 निकलना पड़ेगा, 24 आएगा, उसको फिर सॉल्व करेंगे आप लोग। तो ऐसे पूरा करने के बाद में दो ही तरीके, या तो फिर हम लोग अप्रोक्सीमेशन लें या फिर पूरा सॉल्व करें, और सॉल्व करके देखिएगा इसको, आंसर आपका 11 के अराउंड आएगा, आपका आंसर आएगा सेकंड का फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a solid sphere of mass capital M and radius small a is surrounded by a uniform concentric spherical shell, thickness at 2a, mass at 2m, the gravitational field at the distance 3a। क्या बोलना चाह रहा है भैया, ये बोलना चाह रहा है कि पहले तो एक स्फेरिकल मास लो, सॉलिड स्फीयर, कैपिटल एम, रेडियस होगी उसकी ए, तो यहां पर रेडियस इसकी ए, मास इस कैपिटल एम। इसके बाद में हमने बोला कि देख भाई अगला रेडियस कितना, अच्छा थिकनेस 2 है, थिकनेस अगर 2 है तो इसका मतलब इस मास से 2a आगे, और बड़ा कर लो, इस मास से 2a आगे बोल रहा है ये। अच्छा 2a आगे मतलब देखो जरा कि जो रेडियस हो जाएगी भैया यहां से 2a, तो टोटल कितना, टोटल हो जाएगा मेरे पास 3a, है ना, और ये मास अगर कैपिटल एम है और दूसरा मास दिया हुआ मुझे 2m, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम सेंटर, 3a यानी कि कौन सा पॉइंट है वो, 3a हो जाएगा ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर अगर मुझे ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है तो बेटा दोनों का ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर ये प्लेनेट नंबर 1 है, ये पार्ट मास नंबर 1 है और ये मास नंबर 2 है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी Eg विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 1 प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ 2। चलिए पहले का कितना होगा, सॉलिड स्फीयर से r डिस्टेंस दूर gm अपॉन r स्क्वायर होता है, यानी कि gm अपॉन r कितना 3a का स्क्वायर, हाँ जी, प्लस दूसरा वाला है तो हॉलो स्फीयर, उसकी कुछ थिकनेस है, लेकिन आउटसाइड द स्फीयर या फिर सरफेस पर मुझे सीधे सीधे जीएम अपॉन आर स्क्वायर लिखने की मंजूरी है, यानी कि मैं लिखूंगा g इंटू 2m अपॉन सेंटर से दूरी, ध्यान देना दूरी हमेशा सेंटर से, 3a का स्क्वायर, तो मुझे दिख रहा है ऊपर आ जाएगा बेटा 3gm अपॉन नीचे आ जाएगा 9a का स्क्वायर, ये 3 से 3 गया और मेरे पास आ गया gm अपॉन 3a स्क्वायर। नहीं आया, कौन सा ये आ रहा है, देखो सी ऑप्शन है ना। चलिए अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे अगर अंदर वाला कोई पॉइंट होता तो मुझे पता है कि वो जो मैं पहले क्वेश्चन में देखा था gm x वाला रिलेशन वो यूज करता मैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है कि टेस्ट पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और डेंसिटी जो है वो है k अपॉन r स्क्वायर, तो इसका मतलब जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वहां पर मास डेंसिटी जो है वो मुझे दिया हुआ है k अपॉन r स्क्वायर। कुल मिला के कुछ ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग कि मान लिया मास स्मॉल m है, ये किसी दूरी r पर घूम रहा है ना, और यहाँ का अंदर का मास जो है वो निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन dm, जो कि होगा रो इंटू dv का इंटीग्रेशन, और आपको पता है डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है मुझे k अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। बोलो भैया r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा क्या, चलिए मास निकालने के लिए 0 से लेकर किसी r डिस्टेंस तक इंटीग्रेट करूंगा और मेरे पास आएगा 4 पाई k इंटू r, ये आ गया मास जो टोटल अंदर रहने वाला है। अब क्या किया जाए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को इस मास से इक्वेट किया जाए, मास से नहीं, इस मास के सेंट्रीपिटल फोर्स से, ये वाले सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया जाए, क्योंकि इसके घूमने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमने बोला कि जो mv स्क्वायर बाय r होगा, है ना, इस दूरी पर, दैट शुड बी इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स कितना होगा, इस वजह से जितना भी फोर्स आने वाला है यानी कि g, ये वाला m 4 पाई k r g m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया क्या, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, एक r से एक r यहाँ का भी कैंसिल, और v की वैल्यू आ रही है कुछ रूट ओवर 4 पाई के जी। मजे की बात यह है कि दिस इज कांस्टेंट, भैया v मेरे पास कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि
अब किसी भी जगह पर लेकर चले जाओ, v की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इंडिपेंडेंट ऑफ r आ रहा है। अब आगे देखते हैं, मुझे तो t निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या किया जाए, t इज 2 पाई r बाय v। चलिए, अच्छा v कांस्टेंट है तो देखो ना, ये पूरी चीज तो कांस्टेंट है, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं t इज प्रोपोर्शनल टू r, और अगर मुझे डिवाइड में चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कि t अपॉन r इज कैसा, कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मास है मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। भैया ये तो केपलर का सेकंड लॉ आ गया। केपलर अंकल ने सेकंड लॉ में क्या बोला था कि अगर एक प्लैनेट किसी ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना, हमारे सोलर सिस्टम में भी ऐसे ही होता है, तो सन जो है वो किसी एक फोकस पर है, और मान लिया प्लेनेट किसी टी टाइम में यहां से यहां पहुंच गया, तो उतनी ही टी टाइम में इधर साइड कहीं पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना पहुंचेगा कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में कैसा होगा, बराबर। तो जो एरिया का चेंज है, ध्यान देना, अगर एरिया का चेंज बराबर है, सेम टाइम में सेम एरिया का चेंज है, तो इसका मतलब dA/dt जो है वो कांस्टेंट है। इस dA/dt को ही बेटा एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि उसकी एरियल वेलोसिटी, ये एरियल है ना, रियल वेलोसिटी क्या होती है, अरे आजा, हाँ एरियल वेलोसिटी, आपका जो क्वेश्चन आया होगा उसमें एरियल ही लिखा होगा। तो एरियल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में क्या बोल दूंगा मैं कि dA/dt जो है उसकी वैल्यू होती है L/2m। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना। ऐसे हम लोग एलिप्स का जो पूरा एरिया होता है पाई AB, उसको इक्वेट करके और इसका सॉल्व भी करते हैं कि पूरा टाइम पीरियड कितना आएगा, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब 4 मासेस हैं ऐसे स्क्वायर के साइड्स पे रखे हुए हैं, और हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है कि स्पीड निकालने के लिए हम तो जो नेट फोर्स आएगा उस नेट फोर्स को इक्वेट कर देंगे, किससे इक्वेट कर देंगे, उस नेट फोर्स को इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो आओ जरा देखिए कि ऐसा मेरे पास स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पे थोड़ा सा छोटा करते हैं, इस स्क्वायर पे ऐसे 4 मास रखे हुए कहीं कहीं पे, तो एक मास यहां पर ऐसा, एक मास यहां पर ऐसा, एक मास यहां पर, और एक मास यहां पर। किसी भी एक को पकड़ लो और उस पर पूछो कि भाई साहब तेरे ऊपर ना बाकी सारे की वजह से नेट फोर्स कितना है, बता दे भाई। बोलता है भाई साहब देखो फोर्सेस तो मेरे पास 3 है, मतलब अरे मास तो 4 है। बोलता है मैं अपने ऊपर फोर्स थोड़ी लगाऊंगा, मुझे पे तो बाकी लोग खींचेंगे ना मुझे। तो इस पर खींचने वाले जो लोग हैं वो इधर वाला फोर्स है, ये वाला मास, इधर वाला फोर्स है, ये वाला मास, और बीच वाला फोर्स। देखो ये फोर्स छोटा बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि मास तो बराबर है लेकिन दूरी जो है, दूरियां बढ़ गई, फोर्स कम हो गया। अब मैंने बोला कि मान लो ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, और ये फोर्स मान लिया F डैश है। तो जरा बताओ नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा भैया F नेट, जिसकी वैल्यू मैं बोल दूंगा कितनी, F और F का रिजल्टेंट 90 डिग्री एंगल पर दो फोर्सेस, रिजल्टेंट हो जाएगा √2F प्लस F डैश। आया ना, मुझे वेक्टर का यूज किया है। √2F कितना होगा भैया, ये मास कितना, कैपिटल M, ये मास भी कितना, कैपिटल M, बीच की दूरी कितनी, A। मेंशन कर देता हूं मैं सारी चीजें। तो ये सारे के सारे मास कैपिटल M, कैपिटल M, कैपिटल M और कैपिटल M, दूरी ए, और मजे की बात ये है कि ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √2, अरे F नहीं, √2A स्क्वायर है, ये डायगोनल की लेंथ √2A। तो जो √2F आएगा उस √2F में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देख भाई ध्यान देना, gm² / a² नहीं आया, आया क्यों नहीं आया, gm² / a² प्लस F डैश gm² / √2A², तो gm² / √2A का स्क्वायर कितना, 2A², यानी कि जो नेट फोर्स आया कितना आया, कितना आया, वो आया gm² / a² कॉमन, और नीचे आ गया 2 और ऊपर आ जाएगा 2 √2 प्लस 1। बोलो भाई आएगा क्या, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बोला गया कि आप तो क्या निकाल दो, आप निकाल दो स्पीड। ओ भाई साहब स्पीड कैसे निकालूं मैं, मुझे पता है नेट फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स डिसाइड करेगा, यहाँ पर सेंटर की तरफ है ना, इधर की तरफ। तो इसका मतलब दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू gm, अरे g कहां से आ गया, सेंट्रीपिटल, mv² / r। जल्दी बताओ r कितना, ये √2 है तो उसका आधा कितना, ay, हाँ वही जो मन में आ रहा है, a/√2 इक्वल्स टू सीधा सीधा नेट फोर्स gm² अपॉन यस 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2।
बोलो भैया, यहां से ए से ए कैंसिल हुआ है, √2 ऊपर जाके नीचे आ जाएगा और एक m कैंसिल होगा, तो मेरे पास देखो v की वैल्यू कितनी आ रही है, रूट में आएगी है ना, v की वैल्यू आ रही है √gm/a, √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2। तो मैं अगले पेज पे लेके आ रहा हूँ, जो v की मेरे पास फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ ये देखो, v की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ रही है, आजा आजा आजा, यस, v की वैल्यू हमारे पास आ रही है √gm/a, और इधर रूट के अंदर आ रहे कौन, 2√2 + 1, नीचे 2 ऑलरेडी था, और जो ऊपर वाला √2 है, ये वाला √2 ये आके नीचे हो जाएगा 2√2। हाँ जी, पक्की बात। अब देखो आगे, अब मैंने बोला कि भैया ये v में जो ऑप्शंस है कैसे हैं, तो कुल मिला के मुझे 2√2 + 1/2√2 को सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकते हैं, √1 + 1/2√2 है ना, √gm/a, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आपके पास आने वाला है वो आने वाला है 1.16 √gm/a। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखिएगा, एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एक्सपेरिमेंट ब्रास एंड स्टील वायर्स ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच, area of cross section दिया हुआ मुझे 1 millimeter square are used, the wires are connected in series and one end of the combination wire is connected to a rigid support, other end is subjected to elongation, the stress required to produce a net elongation of 0.2 millimeter is, भैया हमें निकालना है कि स्ट्रेस कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। तो मैंने बोला, क्या बोला मैंने कि भैया पहली चीज तो मेरे पास एक फिक्स सपोर्ट है, इससे यहां पर ऐसा, और इसके बाद में यहां पर ऐसा, ये मेरे पास दो एक ब्रास और एक स्टील के ऐसे वायर्स हैं, दोनों की लेंथ 1 मीटर है, दोनों का ही जो एरिया है वो है मेरे पास कितना, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यस, और मुझे बोला गया है कि यहां पर एक फोर्स दिया जो इलोंगेट कर रहा है, और वो फोर्स का टोटल इलोंगेशन जो है, मान लिया यहां पर डेल्टा L1 है, मान लिया यहां पर डेल्टा L2 है, तो जो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का सम है, जोड़ना है, वो मुझे दिया हुआ है कितना, 0.2 मिलीमीटर। अब सर क्या किया जाए, देखो भैया इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ ये रॉड्स ले सकते हो एज अ स्प्रिंग, है ना, हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, डेल्टा L पता है मुझे, F पता है मुझे, तो F इक्वल्स टू डेल्टा L इक्वल्स टू जो FL/YA होता है, तो YA/L को स्प्रिंग कांस्टेंट लेके स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन क्यों करूं, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन आएंगे वहां पर करेंगे। अभी तो मैं सीधे बोल देता हूं कि जो डेल्टा L1 आता है वो क्या आता है, वो आता है FL/YA, ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा FL/YA, लेकिन इसका कुछ y1 इसका कुछ y2, एरिया दोनों का सेम, लेंथ दोनों की सेम, फोर्स दोनों पर सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज में फोर्स सेम, और अगर पैरेलल होता तो डेल्टा L को सेम करता। अब मुझे बोला गया कि इन दोनों का जो सम है वो दिया हुआ है कितना, 0.2 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ और पूछा क्या है, पूछा है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, कॉमन ले लो, तो जो स्ट्रेस पूछा है फोर्स अपॉन एरिया जो कॉमन आया, अंदर देखो कितना दिख रहा है भैया, L की वैल्यू 1 मीटर, हटाओ इसे, अंदर आया मेरे पास 1/y1 + 1/y2, यानी कि 1/120 इंटू 10⁻⁹ है ना, यंग्स मॉडुलस, प्लस 1/60 इंटू 10⁻⁹, और ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 10⁻⁻⁴। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि देखो 10⁹ बाहर, एक पावर और ले आओ बाहर, ये जो 0 है इसको भी बाहर ले आओ। अब जो 1/12 है, यहां मैंने किया कि ये 1/6 को बचेगा, इसको बोल देते हैं 2/12, तो 1/12 और 2/12 कितना, 3/12, 3/12 यानी कि जल्दी बताओ 1/4, तो F/A की वैल्यू आ गई यहां से, इधर तो आ गया 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ध्यान देना 1/4 इंटू 10⁻10 आया था, ऊपर मल्टीप्लाई 4 इंटू 10⁻10, और ये मेरे पास आ गया कितना, ये मेरे पास आ गया 8 इंटू 10⁶। कहाँ है भैया, कहीं नहीं है। अब क्या करें, ये सिचुएशन आएगी जेई में कि आपने ऑप्शन निकाला और चारों में से कहीं पर भी मैच ही नहीं हो रहा है, क्या करें, दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं इसके, या तो आपने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, या तो कहीं पर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी है, या फिर जेई ने मिस्टेक करी, जो कि कभी कभी ही होता है लेकिन होता जरूर है। इस केस में क्या करें, पहले पूरे को चेक करें। देखो ध्यान देना, मैंने ये FL/YA के टर्म में किया है पूरा, इसका मतलब मैंने कोशिश करी है कि वेरिएबल टर्म में सॉल्व करूं ताकि वैल्यू सबसे अंत में रखूं, ताकि अगर कहीं पर गलती बीच में होती है तो मुझे पकड़ में आ जाए। तो यहां पर तो गलती मुझे पकड़ में नहीं आ रही है, कोई गलती है नहीं ऐसी, है ना, इसका मतलब ना क्वेश्चन में मिस्टेक है ना कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, तो मिस्टेक कहां से हो सकती है, जेई के एंड से। और 2019 में इस क्वेश्चन को बोनस दिया गया था, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब कर रहे थे तब नहीं पता था हमें कि हमें ये बोनस मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो श्योरिटी है
कि अगर बोनस है ही है तो छोड़ो उसे, और अगर श्योरिटी नहीं है, लग रहा है कहीं पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, तो बेटा एक बार ट्राई कर लो फिर से, फिर भी नहीं आ रहा है, छोड़ना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। 300 नंबर लेकर नहीं आएंगे लेकिन माइनस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हमारे पास है सॉलिड स्फीयर रेडियस आर है, मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल, बल्क मॉड्यूलस के, सराउंडेड बाय लिक्विड इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। भैया देखो, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है कुछ ऐसा, और इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में बोला क्या गया है, बोला यह गया है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है कुछ ऐसा, है ना। इस सॉलिड स्फीयर में जो एरिया है वो है ए, और इस पर एक पिस्टन फ्लोट कर रहा है। तो मान लिया कि ये हमारा पिस्टन है, ये जो कि सॉलिड स्फीयर पे फ्लोट कर रहा है, और इसका जो एरिया है दैट एरिया इज ए, है ना। अब इस पर एक मास m को हमने कर दिया प्लेस, और इस m की वजह से यहां पर प्रेशर पता है कितना आएगा, यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा mg/a, या जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा डेल्टा पी आएगा वो आएगा mg/a। ठीक बात है क्या। अब आगे देखते हैं, स्फीयर जो है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है भैया r। तो मुझे पता है कि इस mg/a प्रेशर के डिफरेंस की वजह से कुछ रेडियस में डिक्रीमेंट आएगा, कुछ रेडियस में डिफरेंस आएगा। तो फिर क्या किया जाए भैया, मुझे dr/r वही डिक्रीमेंट का फ्रैक्शनल निकालना है। तो मैंने बोला कि मुझे ये पता है कि जो डेल्टा v आता है वो आता है डेल्टा p अपॉन बल्क मॉड्यूलस इनटू v, है ना। ये कैसे आया, ये वैसे ही आया। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v। सॉल्व किया, ये आ गया। अब फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस निकालना, तो एक काम करता हूं मैं, तो डेल्टा v अपॉन v निकालता हूं, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंटेड वॉल्यूम निकालूंगा, फिर देखूंगा क्या होता है। तो वो आ जाएगा डेल्टा p अपॉन b, यानी कि mg/a इंटू b। चलिए अब क्या किया जाए भैया, अच्छा ये b क्या है, बल्क मॉड्यूलस, यहां पर k लिखा हुआ है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं, बल्क मॉड्यूलस इज k। ठीक, चलिए अब मेरे पास है क्या डेल्टा v बाई v, और मुझे पूछा क्या गया, मुझे पूछा गया dr/r। तो अब dr/r कैसे निकालूं मैंने बोला कि देख भाई ध्यान से देखियो, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो जरा मुझे बताना, क्या बताना कि dv/dr क्या होगा। dv/dr होगा मेरे पास में 4/3 पाई, है ना, r क्यूब का 3r²। अब क्या किया जाए, अब मैंने बोला कि यहां से dv इक्वल्स टू 4/3 पाई, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया देखो, तो मेरे पास बच गया 4 और साथ में पाई r² dr। बोलो भैया, लेकिन सर मुझे तो dv/v दिया हुआ है और dr/r निकालना है, यानी कि मुझे इसमें v का डिवाइड करना है, और v कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से एक r कैंसिल। तो जरा देखो, क्या आपको dv/v की वैल्यू 3 ऊपर r नीचे 3 टाइम्स ऑफ dr/r आती हुई दिखी? हाँ जी। और इसका मतलब अगर आपको dr/r निकालना है, क्या बोल रहा है ये कि अगर मुझे dr/r निकालना है, क्या करोगे जल्दी बताओ। अगर dr/r निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/3 टाइम्स ऑफ dv/v, और dv/v की वैल्यू तो भैया मुझे पता है mg/ak। तो मेरे पास आ गया mg/3ak। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, कौन सा है, डी ऑप्शन आ रहा है क्या। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। ओहो, पेंडुलम मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टाइम पीरियड टी, और मुझे पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, जल्दी बताओ क्या, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/g। ओके, तो सर पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज कैसे करोगे, या तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज कर दो, लेंथ ऑफ वायर चेंज कर दो, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन चेंज कर दो। मजे की बात है कि हमारा वीडियो किस पर है, ग्रेविटी और इलास्टिसिटी पर, दोनों में से दोनों ही चेंज कर सकते हैं हम लोग तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया वो समझते हैं कि आखिर ये ग्रेविटेशन चाहता है हमसे या इलास्टिसिटी चाहता है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि व्हेन एन एडिशनल मास कैपिटल M इज एडेड टू द बॉब द टाइम पीरियड चेंजेस टू Tm। भाई साहब, अगर एक्स्ट्रा मास जोड़ दिया गया तो टाइम पीरियड Tm हो गया। अब एक्स्ट्रा मास जोड़ने पर क्या होगा, ग्रेविटी तो चेंज नहीं करता मास, है ना, फिर क्या करता है, फिर उस मास की वजह से देखो यंग्स मॉडुलस वगैरह दिया हुआ है, तो y कैन बी चेंज्ड। इन दैट केस मुझे पता है कि जो नया लेंथ आएगा वो आ जाएगा पुराना लेंथ L0 प्लस डेल्टा L, जो कि होता है कितना FL/y। F कितना है mg L/ya, L मतलब इनिशियल लेंथ L0। तो बेटा मुझे मिल रहा है यहां से L की वैल्यू L0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस mg/ya, है ना। ठीक है भैया, अब क्या किया जाए, तो मुझे ये बोला गया कि ये जो इनिशियल है ये है L0, शुरुआत की लेंथ मैंने बोल दी L0।
अब कुछ समय के बाद में जो मेरे पास टाइम पीरियड आएगा टी एम, दैट विल बी 2 √L/g, और L कितना, दिस, यानी कि L नॉट टाइम्स ऑफ 1 + mg अपॉन वाई ए, अरे हाँ बोल भाई, डिवाइडेड बाय कितना, g, और ये जो है ना 2 √L0/g कितना है, कैपिटल टी। तो मैंने बोला टी एम अपॉन कैपिटल टी, नीचे लेके आ जा, की वैल्यू आ रही है मेरे पास √1 + mg अपॉन ए, लेकिन मुझे रूट नहीं चाहिए तो मैं कर दूंगा बिल्कुल वही जो मन में आ रहा है, स्क्वायर। मुझे निकालना है क्या 1/y, अरे सिंपल, मैथ्स वाले लोगों से तुम इक्वेशन सॉल्व कराओगे हैं, आओ। तो ये y की वैल्यू 1/y कितना आ जाएगा जरा देखो, 1/y के लिए आप इसको 1 को उधर भेजोगे, आपके पास आ जाएगा टी एम अपॉन टी का स्क्वायर -1, और मल्टीप्लाई में, इस पूरे के मल्टीप्लाई में ये y का तो वही रहना है, a ऊपर और mg नीचे, a अपॉन mg। देखो जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, टी एम स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1, ये देखो, ये देखो डी ऑप्शन मैच कर रहा है ना। अच्छा, कॉमन सेंस की बात ये है कि जो नया टाइम पीरियड आएगा लेंथ बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, तो ये टीएम ज्यादा होना चाहिए, टीएम ज्यादा होना चाहिए, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशंस उल्टी हो जाएंगी यहाँ पे, mg अपॉन ए और a अपॉन mg। फिर a अपॉन mg के 3 ऑप्शन है, तो इसको तो हटाओ। इन दैट केस ये जो है ये होने की संभावना है, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टीएम ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू तो बेटा नेगेटिव आ जाएगी, है ना, तो 1/y नेगेटिव ना, तो ऐसे भी हम लोग 50-50 करके सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, आता है हमें। क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखने में भी अच्छा, और बहुत समय के बाद में बल्क मॉड्यूलस में ये जो हमारे इलास्टिसिटी चैप्टर है, इसमें किसी ने मैकेनिक्स को यूज किया, फ्रिक्शन को थोड़ा सा यूज किया है। आइए जरा देखते हैं कैसे, 2020 में आया था ये। हमें बोला गया है कि देखो भैया, बॉटल हैज एन ओपनिंग ऑफ रेडियस a, लेंथ b है, ठीक है, दिख रहा है मुझे। अ कॉर्क ऑफ लेंथ b इन रेडियस a + डेल्टा एल, थोड़ा सा ज्यादा, हल्का सा ज्यादा रेडियस है, डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल देन जो a है हमारा, कंप्रेस्ड टू फिट दी ओपनिंग कंप्लीटली। ऐसा कहा गया कि इसको प्रेशर फिट किया गया, थोड़ा सा प्रेशर देके इसका वॉल्यूम कम किया गया और फिर ऐसे फिट कर दिया, ठीक। अब कॉमन सेंस, जब फिट कर रहे होंगे तब कुछ अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा, उसके बारे में बात करिए इसने, कि वहां पर फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट जो है वो है मी, है ना, बल्क मॉडुलस b है, और फोर्स नीडेड टू पुश द कॉर्क इनटू द बॉटल। तो बेटा वो जो फ्रिक्शन अपोज कर रहा होगा उतना ही तो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, जरा सोचो, फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो फोर्स कौन सा लगाओगे। तो कुल मिला के हमें उस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, और मुझे पता है कि सर फ्रिक्शन पता है क्या होता है, मैं बताता हूं। फ्रिक्शन होता है ये जो आपका बॉटल का कॉर्क है ना, इस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ना, हाँ, इस नॉर्मल फोर्स की वजह से फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ बताओ कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू इनटू एन। ये लेंथ, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है। तो मैंने बोला कि भैया फ्रिक्शन कैसे निकालूं, उसके लिए तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। अब सवाल आता है नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालूं, तो ये जो बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है ना, और जरा देखो एरिया, वो जो रेडियस है वो a + डेल्टा a से a कर दिया हमने, तो कुल मिला के वॉल्यूम का चेंज तो है। वॉल्यूम का चेंज अगर है तो क्यों ना बल्क मॉड्यूलस के पास जाया जाए। और बल्क मॉड्यूलस हमें क्या बोलता है, बल्क मॉड्यूलस हमें बोलता है कि b की वैल्यू आती है डेल्टा p, प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है नॉर्मल की वजह से n अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, कितना होगा 2πa इंटू b, तो 2πa इंटू b, ये तो आ गया मेरे पास डेल्टा p, है ना। यहाँ पे मैं साइन नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है वो डेल्टा है नेगेटिव है, मतलब कम हो रहा है a की वैल्यू, लेकिन मैं उस साइन की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे सीधे मैग्नीट्यूड्स की बातें कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय होता है डेल्टा v। अब बेटा डेल्टा v क्या होगा, तो डेल्टा v हो जाएगा मेरे पास कितना, डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है मेरे पास ये जो डेल्टा a का डिफरेंस आएगा इतना सा, दैट मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो इतना ही से पार्ट का वॉल्यूम होगा। मैं निकाल सकता हूं कैसे, नीचे वाले पार्ट का एक्स्ट्रा एरिया जितना आएगा वो, जो कि होता है 2πr इंटू डी आर। तो अगर मैं डेल्टा v की वैल्यू लिखूं, तो डेल्टा v की वैल्यू होती है बेटा 2πr इंटू, 2πr में r की वैल्यू a है, इंटू डेल्टा a, 2πa इंटू डेल्टा a इंटू b। भैया ये आपने इंटीग्रेशन में देखा था बहुत सारी बार, है ना, कि आप छोटा सा वॉल्यूम जो लेते हो वो लेते हो उस पार्ट का एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो शेल मान के, और पूरा वॉल्यूम जो आएगा वो पूरा वॉल्यूम तो आ रहा है मेरे पास कितना, πa² इंटू b। तो कुल मिला के डेल्टा v अपन v जब करोगे, जरा डिवाइड करना, डेल्टा v अपन v जब करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल, एक a से एक a कैंसल,
एक बी से एक बी कैंसिल और मेरे पास आ जाएगा 2 डेल्टा ए बाय ए। आइए जरा रखते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया 2 डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। अब क्या किया जाए, अब मुझे बोला गया कि नॉर्मल निकालो ताकि फ्रिक्शन निकाल पाओ। तो यहां से नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल लाने के लिए बेटा ये देखो नीचे आ जाएगा 4, तो 4 इसमें इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो n की वैल्यू आ रही है 4 यहाँ पर। फिर और कौन, पाई भी नीचे आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और कौन भैया, a भी नीचे आके मल्टीप्लाई, अच्छा देखो a से a तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना, डेल्टा ए मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ए। और कौन, और b भी नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b। और कौन, देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, 4 पाई डेल्टा ए और b, और ये मेरे पास ऑलरेडी वहां पर कैपिटल B तो सही, ये मेरे पास आ गया नॉर्मल की वैल्यू। मुझे कौन चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मुझे चाहिए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल कितना, 4 पाई डेल्टा ए इंटू बी इंटू कैपिटल B इंटू म्यू। लो भैया मैच कर लो जरा, जहां पे 4 बी हो, पाई बी हो, डेल्टा ए बी हो, ये ऊपर ही दिख रहा है मुझे, तो 4 पाई डेल्टा ए बी इंटू बी और म्यू, ओ भाई साहब कैपिटल डी आ रहा है, हाँ जी डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एट पोल्स इज g, बहुत बढ़िया। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एक्सिस पर, ऑब्जेक्ट इज वेटेड एट द इक्वेटर एंड एट हाइट एज अबव द पोल्स बाय स्प्रिंग बैलेंस और वेट इक्वल है। ओ भाई साहब ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर और ग्रेविटी की वैल्यू ओमेगा की वजह से इक्वल इक्वल बोल रहा है, क्योंकि ग्रेविटी बराबर होगी तभी तो वेट बराबर होगा। चलिए तो कैसे करें, h पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है g इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r, और ओमेगा की वजह से होती है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे पता है कि इक्वेटर पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। अब क्या किया जाए, इस g से इस g को कैंसिल किया जाए, फिर क्या बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 2hg अपॉन r यहाँ बचेगा और r ओमेगा स्क्वायर यहाँ बचेगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे निकालना है हाइट। तो जरा देखो क्या आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, हाँ जी। हाइट निकालने के लिए मैंने बोला कि आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2g। नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हाइट निकाल सकते हैं। मजे की बात है कि ये तो जो रिलेशन है वो हाइट का है, कब, जब हाइट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर। अगर हाइट बहुत छोटी नहीं होती तो मैं लिखता वहां पर gm अपॉन आर स्क्वायर, बेसिक रिलेशन। और वहीं पर अगर डेप्थ की बात करता तो मैं लिखता g इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। वो बेसिक रिलेशन ही है, वो अप्रोक्सीमेशन नहीं है। हाइट में होता है अप्रोक्सीमेशन, वहां पर नहीं होता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, द मासेस एंड रेडियाई ऑफ अर्थ एंड मून आर m1 r1 m2 r2 और सेंटर पे डिस्टेंस r अपार्ट है दोनों आपस में। मिनिमम एस्केप स्पीड निकालनी है फॉर अ पार्टिकल m टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मिडिल। ओके, क्या बोलना चाहा इसने बोलना चाहा कि भैया एक m1 मास है, उसकी रेडियस r1 है, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। चलिए एक m2 मास है, उसकी रेडियस r2 है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये जो रेडियस है ये r दिया हुआ है मुझे, आपस में सेपरेशन, और बीचों बीच कोई तीसरा ही मास है। कौन सा मास, कोई मास है भैया स्मॉल m। और ये स्मॉल m क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है वहां पे, दोनों के अट्रैक्शन में फंसा हुआ है और इसे बाहर निकलना है किसी एस्केप स्पीड से। और मुझे मालूम है कि इसको एस्केप स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी जितनी उसके पास नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी होगी, ताकि दोनों मिलकर हो जाए 0 और वो पहुंच जाए इनफाइनाइट पर कम से कम। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी g m1 m अपॉन r/2 है ना। मैं नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड, प्लस g m2 m अपॉन r/2, ये दूरी भी r/2, ये दूरी भी r/2। जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी नेगेटिव में उतनी की उतनी मुझे देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv एस्केप का स्क्वायर। जरा बताओ mm कैंसिल हुए क्या, r/2 का 2 ऊपर गया क्या, और 2g/r कॉमन आया क्या, अंदर बचा कौन m1 प्लस m2। क्या यहां से ve की वैल्यू निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करोगे और रूट लोगे या नहीं लोगे, तो मेरे पास आ गया कितना, मेरे पास आ गया ve की वैल्यू, जल्दी बताओ 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 बताओ, v की वैल्यू आ गई 4g/r इंटू m1 प्लस m2। नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, कौन सा ऑप्शन, कहाँ है, यहाँ पे तो 2 बाहर दिख रहा है, हटाओ इसे, ये दिख रहा है देखो बी ऑप्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, क्या बोलना चाह रहा है भाई साहब, वायर की लेंथ L है, हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, द लेंथ चेंजेस टू L1 एंड L2 व्हेन अ मास 1 kg and 2 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, द वैल्यू ऑफ L।
मुझे पता है कि जो डेल्टा एल होता है यानी कि चेंज इन लेंथ होती है वो होती है एफ एल अपन वाई। पहले वाला फोर्स कितना 1 kg का, तो 1g अपॉन वाई ए। दूसरा वाला फोर्स देखो, जब लेंथ L2 हो गई L से, फोर्स आ गया 2g अपॉन वाई ए। और मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, मुझे निकालना है L की वैल्यू। कैसे करें सर? देखो भैया g अपॉन वाई कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो g अपॉन वाई हटाना है। कैसे हटाया जाए? या तो g अपॉन वाई की वैल्यू आप रख दो L1 माइनस एल, यहाँ रख दो, आ जाओ, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस एल। आओ भैया इसे सॉल्व करते हैं। उधर L2 माइनस एल इक्वल्स टू 2L1 माइनस 2L। L इधर आ गया, 2L1 माइनस L2 कौन सा? यस आया, अच्छा था। बस कॉन्सेप्ट बेसिकली ध्यान रखना है कि जो चेंज आया है वो हमेशा L से, इनिशियल से लेना रहता है। ऐसा नहीं कि आप 1 kg से 2 kg कर रहे हो तो 1 kg का चेंज ले लो, पाप हो जाएगा, ऐसे पाप नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिक रिलेशन है, आपको याद आ जाए इसलिए रखा था। और हमारे पास सी ऑप्शन रहेगा, डायरेक्टली जो पॉइजन्स रेशियो से हम लोग रिलेशन निकालते हैं वहां से सीधा आएगा, है ना, आपके बुकलेट में है, नोट्स में है, ध्यान देना, देखना उसे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे बढ़े, चलिए हमें बोल रहा है 2 स्टील वायर्स हैविंग सेम लेंथ आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग अंडर द सेम लोड इफ द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4। रेशियो ऑफ डायमीटर, पहली बात तो सेम लोड, ऊपर से डायमीटर यानी कि एरिया की बातें कर रहा है। मजे की बात यह है कि 2 स्टील वायर्स, मटेरियल सेम है और कहीं पर भी स्ट्रेन का जिक्र नहीं है। तो जो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मुझे पता ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अरे बोलो बोलो, तुम्हें भी पता है क्या ये चीज? यस। अगर ये हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन है भैया, तो मैं इसे अपने तरीके से लिखूंगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेन को हटाना है, और इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या? स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन वाई, है ना। तो ये हो गया हाफ टाइम्स ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय वाई। ओ भाई साहब, ये आगे लो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर 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 मुझे बोला गया कि फोर्स सेम है, तो ये जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, एफ स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे बोला गया कि भाई साहब आप तो डायमीटर की बात करो, तो एफ स्क्वायर अपॉन 2y, इसको बोलो कि भाई साहब कॉन्स्टेंट, चुपचाप बैठे रहो। और यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर या फिर d/2 का स्क्वायर। ये आ रहा है मेरे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन मुझे तो रेशो की बात करनी है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल आ रही है बेटा 1 अपॉन डी टू दी पावर कितना? अच्छा, एरिया का भी स्क्वायर है, ध्यान देना, इसका भी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी स्क्वायर और उसकी पावर 2, डी टू दी पावर 4। तो हमें इनका रेशो दिया गया है भाई साहब, E/V 1 अपॉन E/V 2, ये रेशो मुझे दिया हुआ है, और ये रेशो मेरे पास कितना आएगा? D2/D1 टू दी पावर 4। रेशो रखो कितना है? 1:4 इक्वल्स टू D2/D1 टू दी पावर 4। 4 हटाएंगे क्या आ जाएगा? एक बार करेंगे तो 2 आएगा, एक बार और रूट करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी? D2/D1। तो बहुत टफ क्वेश्चन, D1/D2 तो निकाल ही नहीं पाएंगे। अरे क्यों नहीं निकाल पाएंगे? √2/1 आएगा, और क्या? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, और सारे के सारे 15 क्वेश्चन में जो बेसिक पार्ट दिखा मुझे वो ये दिखा कि भाई साहब 2 ही चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और कभी कभार जेई मजे लेने के लिए पूछता है कैलकुलेशन वाले पार्ट। तो क्या करना पड़ेगा सर? जितने क्वेश्चंस 15 के 15 देखे फिर से सॉल्व करने पड़ेंगे अच्छे से, जहां जहां डाउट आया था फिर से देखने पड़ेंगे, एक बार कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा बेसिक से, और साथ में जब जब कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसे ध्यान से करने की कोशिश करना रहेगी, क्योंकि जेई कैलकुलेशन भी पूछेगा इन चैप्टर्स में, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।